नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। तो नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन और हाईजैकर्स ने जिस तरीके से नेपाल को तबाह करने की ठान ली थी, उसकी तस्वीरें अब इस तरीके से सामने आ रही हैं, जिससे कहा जा सकता है कि नेपाल का विकास जो लोकतंत्र की स्थापना के बाद ऐसा लग रहा था कि अब नेपाल भी यहाँ पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी और जो भी कोशिशें, जिस रफ्तार से भी कोशिशें चल रही थी, यहाँ पर विकास अंजाम तो दिया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, संसद, सिंह दरबार और तमाम जो सरकारी कार्यालय है, पुलिस थाने हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जिस तरीके से आग के हवाले किए गए, उससे सवाल उठता है कि इस आंदोलन में आखिर कैसे हाईजैकर्स घुस आए, जिन्होंने नेपाल को बर्बाद करने की ठान रखी थी। और नेपाल दशकों पीछे चला गया है, इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही ये कह सकते थे कि जिसके जरिए नेपाल में सबसे ज़्यादा पैसा आता था, निवेश आता था, और वो पर्यटन उसको भी बहुत बड़ा नुकसान इस आंदोलन कह लीजिए या हिंसा कह लीजिए या इसे जो भी तख्ता पलट के जो है नतीजे कह लीजिए, उसकी वजह से नेपाल को झेलना पड़ रहा है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा, और इसी बीच हम चाहते हैं कि पहले आज के कुछ फैक्ट्स हम अपने दर्शकों के सामने रखें। और एक जानकारी ये भी कि नेपाल में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, मरने वालों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। आज के कुछ फैक्ट्स पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए कि नेपाल में ये जो जेन ज़ी का आंदोलन है, इसे कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जिस एक चिंगारी थी उसमें ईंधन का काम किया, और ये अराजकता की बड़ी वजह है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से पुश किया जाता है वीडियोस को या फिर मैसेजेस को, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, और ये ताकतें क्या अराजकता को, किसी भी देश में अराजकता, अशांति, असंतोष भड़काने में समर्थ है और बड़ी आसानी से ये काम को अंजाम दे पाती हैं। असामाजिक तत्वों ने युवाओं का आंदोलन कैसे किया हाईजैक, क्योंकि जेन ज़ी जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि असल में उनका आंदोलन हाईजैक कर लिया गया था। वो अपने आंदोलन को अहिंसक नहीं बनाना चाहते थे, और इस तरीके से जो हिंसा हुई है, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है, ये उनके आंदोलन का जो हिस्सा कतई नहीं था। इस हाईजैक में किस सुपर पावर का हाथ, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम अपने दर्शकों तक नेपाल में जो भी हुआ है, हो रहा है, उसकी जानकारी और उसके जो कुछ अहम फैक्ट्स हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक तथ्य ये कहा जा सकता है कि लीडरशिप का जो अभाव नेपाल में दिख रहा है, इस लैंडलॉक कंट्री को असुरक्षित बनाता है, और जेन ज़ी युवा कैसे कर पाएंगे देश का निर्माण, ये बड़ा सवाल। बांग्लादेश के बाद नेपाल में बने बदतर हालात, ऐसे में साउथ एशिया के देशों के लिए खतरे की घंटी, और सबसे बड़ी बात कि साउथ एशिया में लोकतंत्र कमज़ोर करने का मकसद क्या है और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी, जिस तरीके से तख्ता पलट नेपाल में हुआ है, एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट के नज़रिए से आप इसे कैसे देखते हैं? आंदोलन का ये स्वरूप, बिल्कुल आप इसे ऐसे कहेंगे कि ये गुस्सा था, और एक बार जब गुस्सा भड़क जाता है, एक बार जब भीड़ गुस्से में आ जाती है, सड़क पर उतर जाती है, तो वो नियंत्रित नहीं रह पाती, अपने गुस्से को जो है कंट्रोल नहीं रख पाती, क्योंकि जेन ज़ी, वैसे तो जेन ज़ी लीडर्स इसको लीड कर रहे थे, ऐसे में उनकी भी जो कैपेबिलिटीज़ है और लीडरशिप क्वालिटीज़, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेजर जनरल जी। धन्यवाद नेहा जी। बहुत एक अफसोस, ये सिचुएशन जिस तरीके से नेपाल में आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, और काफ़ी मौतें हुई हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर इनोसेंट लोग ऐसे, जब एक मॉब फ्रेंजी होती है, जब हम एक मॉब वायलेंस को स्टडी करते हैं, अपने डिफरेंट देशों में देखते हैं जी। कि ये एक आग की तरह फैलती है, फिर उसको कोई लीडरशिप नहीं है फिर इसको कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज ये फिर एक
जहां पर भी इनको इसको मौका मिलता है, और ये अपनी तोड़ फोड़ और लूट और आर्सन। फिर क्या होता है जब ऐसी मॉब आप बेकाबू हो जाती है, तो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। और उसपे खासतौर पे नेपाल में भी हम देख रहे हैं, जेनजी ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी, बट जो ये मूवमेंट बाद में स्प्रेड हुई है, उसमें और कई एलिमेंट्स इसमें शामिल हो गए। जी। दुकानों को लूटा जा रहा है, प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, पार्लियामेंट को जलाया जा रहा है, जुडिशरी को जलाया जा रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह इस तरीके का। जी। तो जब ये चीज ऐसे आपको दिखाई देती है, इसका मतलब कि एक तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को भाप नहीं पाई है। उनके पास शायद एक इंटेलिजेंस की कमी थी या एप्रिसिएशन की कमी थी, बिकॉज इंटेलिजेंस तो रहती है गवर्नमेंट्स के पास, उनको पता होता है किस टाइप की, बट वो एक अपनी असेसमेंट नहीं कर पाते। जी। तो अभी जो वो अपनी असेसमेंट नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये एक्चुअली फैली है। नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉजिकल तरीके से समझना कि पहले इसको नेपाल की फॉल्ट लाइंस क्या रही, जिसकी वजह से ये आपका एजिटेशन इस तरीके से सामने आया, और दूसरा क्या इसमें बाहर की ताकतों का भी रोल है, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो हमको इसको नेपाल की जो ये इंसिडेंट हुआ है, पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक एंगल से देखना पड़ेगा, और एक हमको जियो स्ट्रेटेजिक एंगल से देखना पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल एंगल से देखना पड़ेगा। मैं उस एंगल पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने कहा कि सरकार अंदाज़ा नहीं लगा पाई और नेपाल की एजेंसियां अंदाज़ा नहीं लगा पाई, ऐसे में मैं नेपाल की सेना की जो स्थिति है उसको ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी आपके ज़रिए, कि जब किसी देश की सेना देश में ऐसे हालात को देखती है, तो नेपाली सेना ने जितना समय लिया एक्शन में आने के लिए, आप इसे कैसे देखते हैं? जब तक नेपाली सेना कंट्रोल में लेती पूरी सिचुएशन को, तब तक काफ़ी तबाही हो चुकी थी, लगभग सभी प्रमुख जो संस्थान हैं उसको आग के हवाले कर दिया गया था, और अब मौत का आंकड़ा 51 पर पहुंच चुका है। जी देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर एक देश की ये सेना एक अलग तरीके से काम करती है। कोई अगर हम इसमें सिमिलैरिटी अगर देखें, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश की सेना तो बहुत पॉलिटिकल है, जो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी सेना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है वो एक अलग तरीके से काम करती है, और जो सेना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है वो अलग तरीके से काम करती है। नेपाल की आर्मी का जितना उसको मुझे ज्ञान है, बिकॉज नेपाल के ऑफिसर्स ने हमारे साथ कोर्सेज किए हैं, और हमारी उनके साथ अभी भी बातचीत होती रहती है, तो जो हम समझते हैं कि एक नेपाल आर्मी है वो एक अपॉलिटिकल आर्मी है, जैसे कि भारत की फौज, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अलाइन नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल करती है, और जो भी गवर्नमेंट आदेश देती है वो उसका पालन करती है। तो इसीलिए इसको मुझे लगता है जो जनरल सिग्नल है, जो अशोक राज सिग्डेल, जो कि नेपाली सेना के प्रमुख हैं। जी हाँ, जो जनरल सिग्नेल है वो जो एक बहुत ही मैच्योर्ड है। अगर आप उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो भारत में भी उनकी ट्रेनिंग हुई है, हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स सिकंदराबाद में एज अ कर्नल, जो अपना जो ट्रेनिंग 1 साल के लिए वहां पे रहे हैं, और ये वाला कोर्स मैंने भी किया है सिकंदराबाद में, और चाइना में भी इस कोर्स किया है। तो ये दोनों कंट्रीज में ट्रेंड हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से एक मैं प्रोफेशनल एक्चुअली मानता हूं। और लास्ट ईयर दिसंबर में 2024 में आपको याद होगा कि हमारे प्रेसिडेंट ने इनको एक ऑनररी रैंक जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी कन्फर किया था। जी जी।
नेपाल की जो आर्मी है, और आप जानते हैं कि हमारे पास 38 गुरखा रेजिमेंट्स हैं, जी 25,000 से ऊपर नेपाली गुरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी में आज की डेट में जी तैनात है। और सेंसिटिव एरियाज में हैं ये लोग, जम्मू एंड कश्मीर में है, पाकिस्तान में जब अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा तो उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो जी मैं ये एक्चुअली समझता हूँ कि सेना ने पहले ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं करी है, या उनके पास एक अनुमान नहीं था कि एक सेना के ऊपर आ जाएगी बात कि अब कंट्रोल सेना को लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको समझता हूं कि इसको आप कुछ घंटों की देरी बोलिए, बिकॉज इतना ज्यादा टाइम इनको जी लगा नहीं इस कंट्रोल इसको लेने में अपने हाथ। बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको रिजाइन किया एक और भाग गए वहां से वो सब लोग, बिल्कुल जो भी कैबिनेट थी, तो फिर उसके बाद आई थिंक और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन नेपाल फिर आर्मी को आना ही इंटेलिजेंस की भी बात आती है। मैं आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर इंटेलिजेंस की बात आती है कि क्या ये टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जाए। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। नेपाल में क्या हुआ और क्या होने वाला है, पूरी दुनिया समझना चाहती है कि जेनजी यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और नेपाल का ये हाल कुछ अच्छा और बहुत ज़्यादा बुरा। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर लगातार जुड़े हैं। मेजर जनरल, ये भी समझना चाहती हूँ, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाए? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब अगर एक गवर्नमेंट को उसको पता नहीं है कि उसके देश में क्या हो रहा है, और एक गवर्नमेंट को नहीं इसको पता नहीं है कि अगर हम एक ऐसा अपना कानून निकालेंगे कि हम 26 सोशल मीडिया सोशल ऐप्स को बैन प्लेटफॉर्म्स को कर दें। जी देखिए, आप इसको समझने की इसको कोशिश कीजिए। आज नेपाल में 20% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, और नेपाल के जो यूथ हैं वो तकरीबन, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि रोज 2000 यूथ नेपाल से बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए। जी भारत में 60 से 70 लाख नेपाली काम करते हैं। तो इनका जो संपर्क है या इनका जो कम्युनिकेशन है अपनी फैमिलीज के साथ, वो सोशल मीडिया के थ्रू है। जी और बहुत ज्यादा नेपाल का जो यूथ है वो सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुका है। 48.1% पॉपुलेशन है नेपाल की जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है, जिनके पास मोबाइल्स हैं, अपने कम्युनिकेशन है, अपने यूट्यूबर्स हैं, जी और जो अपनी उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। जब आप देखते हैं कि इसको लोगों की पेट पे आप लात मार रहे हैं, एक तो उनकी रोजी रोटी बंद कर रहे हैं, दूसरा आप उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपको समझ नहीं आया कि ऐसा रूल उसको निकालने के लिए आपने ना तो उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे जी लोगों पर, और ये एक बैकफायर हो गया आपके ऊपर, बैकलैश आया आपको, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया। दूसरा, जो ये इंटेंसिटी है, मुझे लगता है कि इसको शुरुआत में जो ये प्रोटेस्ट था इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। ठीक है इसकी इंटेंसिटी तब बढ़ी है जब आपने इनके ऊपर फायर किया। जब आपको याद होगा कि पहले दिन ही इसको 19 लोगों की मौत हुई थी। जी, संसद में घुसने की कोशिश में। जी हाँ, और उसमें एक युवक ऐसा था जिसके माथे के सेंटर पे गोली मारी गई थी। देखिए, फौज की ट्रेनिंग है, हर एक देश में एक ट्रेनिंग होती है, यू हैव टू फायर फॉर इफेक्ट। ये इसका मतलब है कि आप अपना टीयर गैस इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की आप रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइव बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। रबर बुलेट्स होती हैं आपके पास। जी तो आप जो है इस तरीके का वार अपने लोगों पे नहीं कर सकते, और ये बहुत एक ट्रिगर था इस गुस्से को और भी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। तो डेफिनेटली आपका जो सवाल है, मैं उसकी पुष्टि करता हूं कि ये एक इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी
बिकॉज गवर्नमेंट की दो पार्टीज, जी। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और एक नेपाल कांग्रेस, दोनों के बीच में गठबंधन है। और मोर देन 70% पार्लियामेंट की सीट्स इनके पास है। तो जी। इनके पास, इनको ऐसा लगा कि हमको तो कोई अपोज कर ही नहीं सकता है। और जो करप्शन की जो इनकी बातें अब चल रही थी, सोशल मीडिया में भी बहुत आ रहा था। चल रही तो थी जी। गवर्नमेंट ने एक्चुअली सोचा कि अगर हम सोशल मीडिया को रेगुलेट अपना कर देंगे तो शायद ये जो स्प्रेड होगा न्यूज का, करप्शन का। और ये एक नेपो किड्स करके भी एक वीडियो चला था जिसने भी बहुत इसको वायरल होके ये आग को और एक्चुअली बढ़ाया, क्योंकि उसमें पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, फैमिलीज थी, उनका लाइफस्टाइल जी। कैसे वो लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है और यहाँ पे आप ऐसा वीडियो दिखाते हैं। तो ये सब एक बहुत ऐसे में एक वेल। सवाल मेजर जनरल, एक सवाल निकल कर आता है कि सोशल मीडिया आज के वक्त में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। सोशल मीडिया, ये वो सोशल मीडिया जिसको बैन करने की वजह नेपाल में सरकार ने कहा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, वो खुद को रजिस्टर नहीं कर रहे थे, उनको समय भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नेपाल की, उसके बाद भी वो खुद को रजिस्टर करने आगे नहीं आए। और उसके बाद सरकार ने जो डेडलाइन दी थी वो खत्म हुई और उसके बाद उन पर बैन किया गया। सोशल मीडिया को रन करने वाले ये जो तथाकथित जो कह सकते हैं कि सुपर पावर या किसके इशारे पर चलते हैं, क्या ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जो है एक चिंता निकलकर सामने आई है नेपाल में जो हुआ? नेहा जी, अगर आप भारत का भी, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, जब किसान आंदोलन का टाइम था, आपको याद होगा कि उस टाइम भी भारत में पूरा पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये जो सारे स्टेट्स अफेक्टेड थे। और जी। आपने देखा कि हजारों लोग आ गए थे सोशल मीडिया से। इसको आग मिल रही थी इस मूवमेंट को। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो चुका है आज। इसको हम एक और इसको नया नाम देते हैं, टूल किट। टूल किट। दूसरे देशों का जो ये एक टूल किट बन गया है, एक देश में अशांति फैलाने के लिए, दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत पैदा करने के लिए। और हमने भारत में भी देखा है, आप आज भी देखिए, इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, नफरती, बिल्कुल नफरती पोस्ट आते हैं जी। उसमें हिंदू मुस्लिम ये सब आपका चलता रहता है, हम भी देखते रहते हैं। जी। तो और ये हमारे बीच भी, हमारे जो भी अभी वेटरन्स और रिटायर्ड फौजी ग्रुप्स हैं, और अभी मैं देख रहा हूं कि इनके बीच में भी ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड पैदा हो रहा है। तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमको, मैं इसको जहां पर भी जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ। 2 दिन पहले मैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था एक टॉक देने के लिए, और मैंने स्टूडेंट्स को यही बताया, सोशल मीडिया को आप उसको बिलीव मत कीजिए, बिकॉज वो आपकी ओपिनियन को, आपके माइंड्स को जहर डाल रहा है आप। वो और करप्ट करता है आपके विवेक को, जो है वो यस, ब्लॉक करता है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं जो है काफ़ी प्रभावित करता है। जब हिंदू मुसलमान की बात आ रही है तो मैं नेपाल में इस स्थिति को समझना चाहती हूँ आपके ज़रिए। भारत में आतंकवाद का जो प्रसार है या फिर जो घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन, वो नेपाल का भी रास्ता चुनते हैं। इस जेनजी आंदोलन और उसके बाद हाईजैकर्स ने कथित रूप से जिस तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, जेनजी लीडर्स कह रहे हैं कि उनके आंदोलन का ये मकसद बिल्कुल नहीं था, ये तो हाईजैक कर लिया गया। क्या इसमें किसी इस तरह की ताकतों या फिर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं? नेहा जी, बिल्कुल सस्पेशन जाएगा। आप, अगर मैं आपको एक ग्रुप की बात करूं जिसने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है, वो एक एनजीओ है जी। और उसका नाम है हामी नेपाल। इसके और काफी चर्चे हैं जी। हाँ हाँ, सुडान गुरंग करके एक बंदा है जो इसको रन करता है। और ये पूरी फंडिंग इस एनजीओ की अमेरिकन कंपनी से आती है। उन कंपनीज का मैं अब चैनल पे नाम भी ले सकता हूँ कि उनकी वेबसाइट में कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार,
मलबरी होटल्स, इस टाइप की कंपनीज है जो ये इस एनजीओ को फंड करती है। जी। और यूएस एड का जो प्रोग्राम है उसका एनुअल बजट नेपाल में है $700 मिलियन। जी। अब आप मुझे बताइए, ये जो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो इसका यूएस एड मैनेज करती है नेपाल में $700 मिलियन का, जी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ये यूएस एड क्यों शुरू किया और इसका मकसद क्या था? आज हम यहां देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, हमने पाकिस्तान में तक देखा कि जी। इमरान खान के टाइम पे ये चीजें चली थी। तो ये एक तख्ता पलट को, एक गवर्नमेंट जो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं चल रही है या यूनाइटेड स्टेट्स की लाइकिंग की गवर्नमेंट नहीं है, तो ये पैसा इस्तेमाल होता है एक रिजाइम चेंज कराने के लिए। और बेस्ट टारगेट कौन है? बेस्ट टारगेट यूथ है, बिकॉज यूथ को इतनी समझ नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का। और अगर उनको पैसा दिखाया जाए, और खास तौर पे ऐसी कंट्रीज में जहां पे गुर्बत हो रही है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, अगर आप यूथ को पैसा देंगे जी। और वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ज्यादा, तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। और जब भी एक इसको बाहर की एक्चुअली ताकत को लगेगा जी। अब टाइम आ गया है स्ट्राइक करने का, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे इस खुलेआम। और ये बाकी आंदोलनकारियों के साथ मिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जेनजी के कितने थे और बाकी जो पार्टीज के या ग्रुप्स स्पॉन्सर्ड कितने थे। जी। स्पॉन्सर्ड कितने थे। और फिर ये जो आपका प्रोटेस्ट है, ये इतना बढ़ जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा कि गवर्नमेंट्स को रिजाइन करना पड़ेगा। और इसको बांग्लादेश में आपने देखा, वैसे ही हुआ जी। और आज आप इसको यहां देख रहे हो। अब आप प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ओली को भी देखिए आप, वो ये चाइना की तरफ जा रहा था। अगर आपकी नजर 30 अगस्त को, मैं इसको लेके आता हूं, वो 30 अगस्त बस 12 दिन पहले की बात है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ओली चाइना में थे और वहां पे एससीओ मीटिंग में थे, और चाइना के साथ और भी क्लोज रिलेशंस, और भी इसको यहाँ पे चाइना के जो मिनिस्टर्स थे, उनकी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे जी, वो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायरेक्टली बात करते हैं। जी। तो मैं चीन वाले एंगल पे भी आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है मेजर जनरल। ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या एक पैटर्न कह लीजिए, साउथ एशिया में लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश है, या फिर जो भी आप नाम देना चाहते हैं, हमारे दर्शक दे सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न तो दिखता है कि शेख हसीना भी चीन गई थी और उसके बाद आती हैं देश में तो तख्ता पलट का शिकार हो जाती हैं। ओली भी चीन गए थे, उसके बाद जब आते हैं तो इस तरीके से सोशल मीडिया वाला एक ट्रिगर आता है और फिर एक ऐसा आंदोलन जो सब कुछ तबाह कर देता है। देश ने दशकों में ऐसी अशांति, असंतोष और हिंसा नहीं देखी थी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं राजन कोचर जी के पास, मेजर जनरल स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। राजन सर, समझना चाहती हूँ कि चीन को आप कैसे देख रहे हैं? चीन का प्रभाव, चीन की तरफ झुकाव प्रधानमंत्री ओली का माना जाता था, लेकिन जब चीन जाते हैं और वहाँ पर लिपु लेख का मुद्दा उठाते हैं, मैं पहले भी नेपाल पर जितने भी कार्यक्रम किए हैं, इस विवाद को समझना चाहती हूँ। वो शी जिनपिंग से बातचीत में, बायलैटरल टॉक में कहते हैं कि लिपु लेख का जो मुद्दा है ये टेरिटरी नेपाल की है और इसके ज़रिए जो इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड पर सहमति हुई है, ये स्वीकारा नहीं जा सकता नेपाल की तरफ से। ऐसे में ये आंदोलन, नेपाल की स्थिति और चीन को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, ये जो आपने बाउंड्री डिस्प्यूट आपने लिया,
ये बाउंड्री डिस्प्यूट काफी सालों से बैकग्राउंड में था, जी। और इसके ऊपर नेपाल ने कभी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब से ओली आया है, और हम ये एक्चुअली देख रहे हैं कि थर्ड टर्म भी था, ये इसका फोर्थ टर्म है ओली का एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये 3 बार पहले भी रह चुका है, बट इसने कभी भी अपनी टर्म कंप्लीट नहीं करी है, कंप्लीट नहीं बिकॉज हो सका आपस में था जी। इनके झगड़े ही होते रहते थे इनकी पार्टीज के बीच में। तो इस ओली ने इसका लिपु लेक का मुद्दा स्ट्रांगली एक्चुअली रेस किया था। काला पानी का जो एरिया है, जो आपकी नदी इसको वहां से निकलती है, उसकी ये जो अलाइनमेंट के ऊपर था। और ये जो इसमें हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली भी अगर इसको देखें तो ये नेपाल का हिस्सा बनता नहीं है, और इसका विवाद एक्चुअली क्रिएट किया, और इसके पीछे चाइना था। खास तौर पे आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर का भी इसको चाइना ने रास्ता बंद कर दिया था, और वो इसको लिपु लेक के थ्रू एक्चुअली होके जाता है वो एरिया। जी। तो चाइना नेपाल को उकसा रहा था इसको मुद्दे को आगे लेके जाना। आप देखिए चाइना किस तरीके से ऑपरेट करता है। चाइना डायरेक्टली वार नहीं करता आपके ऊपर, वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू आपसे लड़ता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, पाकिस्तान के पीछे चाइना था, डायरेक्टली चाइना सामने नहीं आया। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर विल बी टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट वॉर नहीं होगी, इट विल बी वन फ्रंट सपोर्टेड बाय सेकेंड फ्रंट। और चाइना का अभी हमने देख लिया है। देखिए अभी हम हाथ मिला रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ड्रैगन एलिफेंट डांस की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हम इसको सुनने को मिलती है। अब इसको भारत को भी केयरफुल अपना रहने की बहुत जरूरत है, बिकॉज चाइना एक ऐसा देश है, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज बांग्लादेश में चाइना की इंटरफेरेंस बहुत है। भूटान में अगर आप इसको भूटान का एरिया देखें, और जो इसको विवाद है वहां पे, हमारा एक्चुअली चाइना के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में डोकलाम का, अगर आप डोकलाम प्लेटो की बात करें तो उसके वहां पर भी उस भूटान को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डोकलाम को चाइना को हैंडओवर करने के लिए। अब आप नेपाल में देख लिए जिस तरीके से चाइना की इंटरफेरेंस है, तो चाइना भारत को सारी तरफ से घेरना चाहता है, और चाइना भारत को उभरते हुए नहीं देखना चाहता। बिकॉज अगर साउथ एशिया में एक अगर देश है जो चाइना की हेजेमनी को कंटेस्ट कर सकता है, वो है भारत। और इसीलिए आप देखेंगे म्यांमार में भी, देखिए आपको अगर मैं हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, और मैं आपके चैनल पे कोई झिझक नहीं हुई बताने के लिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने तवज्जो ही नहीं दी। आप बांग्लादेश बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, मिजोरम में मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, और मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ, कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ। ऐसे में मणिपुर का सवाल मैं जरूर मेजर जनरल आपसे समझना चाहूंगी। अगर मणिपुर को संवेदनशील तरीके से हैंडल किया गया होता तो कम से कम ये जो बॉर्डर की चिंता है ये थोड़ी कम होती। हालांकि फेंसिंग के जरिए इसे कंट्रोल करने की बात अमित शाह कहते रहते हैं, लेकिन क्या फेंसिंग तो चलिए अलग एक मुद्दा ही है, लेकिन मैं बॉर्डर की सुरक्षा पर जरूर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए आपको मैं अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका नेपाल का आपने जिक्र एक्चुअली किया था इससे पहले, कि नेपाल एक बहुत पिवटल एरिया है जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है जी। और आपके जितने भी हथियार हैं वो आपके नेपाल के रूट से आते जी। और उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज आपने जम्मू एंड कश्मीर में एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड, वहां पे तो आपने सील ही कर दिया मामला। वहां पे तो कोई इसको घुस भी जाएगा तो वो खतरे से खाली नहीं है। अब नेपाल के थ्रू, मणिपुर के थ्रू, मिजोरम के थ्रू बहुत बहुत आसान है अंदर आना। और इसीलिए ये हम जब अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, अपना फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, ये आपको भी इसको पता होगा कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे काम करती है, तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आज आपके सिक्योरिटी
जो अगर देश सुरक्षित नहीं है तो विकसित कैसे हो सकता है? बिल्कुल। आप बोलते हैं कि विकसित भारत तभी होगा जब आप इसको सुरक्षित कर पाएंगे, और आपके पास इतनी फोर्सेस नहीं है आज की डेट में कि आप बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर कर सके, नेपाल बॉर्डर को सिक्योर कर सके, और आपका जो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर कर सके। आपके पास फोर्सेस ही नहीं है आज की डेट में। तो आपकी क्या प्लानिंग है, और आपकी एक फ्यूचर विजन आपकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना जी। बिकॉज अगर आपके पास फ्यूचर विजन ही नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट आप उसको संभाल लेंगे इंटरनली, वो आपको संभलेगा नहीं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत फॉल्ट लाइंस है, और वो इस फॉल्ट लाइंस को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है मेजर जनरल, ऐसे में जो मैं बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता से एक सवाल जहन में आया है। वो 3 बार बेल बच चुकी है जी। एक जिसको जी, बॉर्डर की सुरक्षा से एक सवाल जहन में आया है कि चीन सीधे सीधे भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देता हुआ नहीं दिखता है, वो प्रॉक्सी का सहारा लेता है, और भारत को अलग थलग करने की कोशिशें सुपर पावर की तरफ से की जाती रही हैं। साउथ एशिया में भारत की इस वक्त आप स्थिति को कैसे देखते हैं? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मिजोरम, इन सब का आपने जिक्र किया है। मैं समझना चाहती हूँ कि भारत इस वक्त क्या अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अलग थलग पड़ा है, या फिर जो उसकी सुरक्षा तैयारियां हैं इसमें किसी किस्म की कमी आप देख पा रहे हैं? ये जब मैं एक्चुअली सर्विस में था जी, तो मैं एक चीज बहुत सुनता था, जब हम साउथ ब्लॉक में अपने प्रपोजल्स अपने लेके जाते थे अपनी फौज को मजबूत करने के लिए, कि हम लड़ाई तो होने वाली नहीं है, 71 में लड़ाई हुई थी, उसके बाद तो कोई लड़ाई हुई नहीं है, तो हम अपने फौज के ऊपर पैसा क्यों खर्च करें? तो ये जो एक गलत फहमी है और एक गलत अप्रोच है, देखिए आपको कोई भी आके आपको थप्पड़ मार के चला जाता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते, और आप उसको बोलते हैं कि हम शक्तिशाली हैं और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से आपका काम बनने वाला नहीं है अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत और ताकतवर नहीं है। आज आप इजराइल को देखिए, इजराइल ने अपने आप को कैसे डेवलप किया है, और मैं एक्चुअली चाहता हूं कि जो आपके प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो एक इजराइल को पूरी सिचुएशन को स्टडी करें जी, और वो सिचुएशन को स्टडी करके बताएं कि जो इजराइल ने यॉम किपुर वॉर के बाद 1973 के बाद अपने आप को मजबूत कैसे किया, और आज जितने भी आपके अरब कंट्रीज हैं उनकी जुर्रत नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। बिल्कुल, हालांकि इजराइल जो कर रहा है उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता, लेकिन इजराइल की ताकत की वजह से पूरे के पूरे जो मुस्लिम देश हैं कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी आंखें बंद करके इजराइल का साथ दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारत की जो चिंताएं हैं, जो सुरक्षा चिंताएं हैं और स्ट्रैटेजिक चिंताएं भी हैं, उसको भी समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, और सीधे चलते हैं मेजर जनरल राजन कोचर के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल, समझना चाहूँगी कि इस वक्त नेपाल को लेकर जो भारत का स्ट्रैटेजिक अप्रोच है वो क्या होना चाहिए?
क्योंकि इस रीजन में भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। हम तमाम पड़ोसी मुल्कों को देखें तो सब जगह राजनीतिक अस्थिरता दिखती है और उसके साथ साथ चीन जो है एक ऑटोक्रेटिक सुपर पावर की तरह दिखता है। रशिया देख लीजिए, उसके भी जो है बारे में पूरी दुनिया को पता है कि तानाशाही का दबदबा है। ऐसे में भारत का स्ट्रैटेजिक अप्रोच नेपाल के प्रति, हालांकि बांग्लादेश के प्रति तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो सफलता है वो नहीं मिल रही है, बल्कि स्थिति कहीं ना कहीं ठहराव सा दिखता है। एक जो है स्थिरता है, ना ही इसे अच्छा कहा जा सकता है ना ही बुरा कहा जा सकता है। लेकिन नेपाल में क्या संभल कर काम करने की जरूरत है? ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट एक्चुअली सवाल, और ये बहुत एक सोच और विचार का एक्चुअली सवाल है। बिकॉज हमारी जो खास तौर पे नीतियां हैं और जिस तरीके से हम अपने नेबर्स के साथ पेश आते हैं जी, वहां पे बदलाव की जरूरत है। और इसको बदलाव किस एक्चुअली प्रकार का, अगर हम खास तौर पे नेपाल को देखें, नेपाल में हम अपने आप को मजबूत अभी तक क्यों नहीं कर पाए? इसकी वजह क्या है? देखिए, हम 35% जो नेपाल का FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत की तरफ से जी। नेपाल एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। 1751 किलोमीटर्स भारत के साथ है और तकरीबन 1384 किलोमीटर चाइना के साथ जी। एक बफर स्टेट है जो चाइना और भारत के बीच में आता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जी, जहाँ पे आप जानते हैं पशुपति टेम्पल जो हमारा मंदसौर में है भारत में, उसका इसको वर्ल्ड में दो ही है ऐसे पशुपति टेम्पल, एक आपका नेपाल में है और एक भारत में है। तो एक कल्चरली भी हमारे लोग काफी लिंक्ड है नेपाल से, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हम नेपाल को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे जी। हम इसको नेपाल में अपनी पकड़, अपनी जड़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमको एक सोच विचार की जरूरत है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी भी नेपाल में गवर्नमेंट्स आती हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाते? चाइना उनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस किस तरीके से कर पा रहा है और चाइना वहां पे क्यों सक्सेसफुल हो रहा है और भारत क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक इसका आपको उदाहरण देता हूं। आपने अग्निवीर स्कीम को जब आपने लागू किया तो उसमें आपने नेपाल के सोल्जर्स को एक एक्सेप्शन और एक इसको एक्सक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि अग्निवीर के बाद हम जब अभी गुरखा सोल्जर से बात करते हैं तो गुरखा सोल्जर 2019 के बाद भारत फौज में आने से अभी इनकार कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि चाइना उनको बुला रहा है, और अभी जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि गुरखाज चाइनी आर्मी के साथ अभी उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। और आने वाले वक्त में मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब आपके गुरखा एक्चुअली रेजिमेंट चाइना में भी चली जाएगी। और अभी ब्रिटिश में अभी अगर आप पिछले 18 महीने का आंकड़ा देखें जी, तो ब्रिटिश अपनी आर्मी को और एक्सपैंड कर रहा है। गुरखा एक्चुअली सोल्जर्स की जो उसके नंबर्स है उसको इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल। तो जब ये सारे देश ये कर रहे हैं तो आपकी जो पॉलिसी है, उनको जो है अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल क्रूशियल स्टेट है और इससे भारत को जो है इस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं बनानी चाहिए, खास करके तब जब एक बफर स्टेट की तरफ है चाइना और इंडिया के बीच में। क्योंकि चाइना के साथ जिस तरीके की स्थिति या फिर रिकॉर्ड रहा है भारत के संबंधों का। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेजर जनरल। सवालों का सिलसिला तो लंबा है लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद आपका। और दर्शकों से अब अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत की सुरक्षा चिंताएं यकीनी तौर पर नेपाल के हालात जो बने हुए हैं उससे बढ़ गई हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। और जैसा मेजर जनरल ने सुझाया है कि भारत को किन रास्तों को अपनाकर, किन रास्तों पर चलकर नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी, ताकि जो इसकी सीमा संबंधी चिंताएं हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी संबंधी जो चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं उससे समाधान मिल सके। ईमेल भेज सकते हैं आप हमें अपने फीडबैक के रूप में info@broadcasting.com और neha@broadcasting.com पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।